नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव का शोर और उस शोर के बीच में एक शोर दिल्ली विश्वविद्यालय से, जो पिछले कई दिनों से देश सुन रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति ने इस बार बोला है। राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की है कि ना तो देश में असहिष्णुता के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन जगह होनी चाहिए स्वस्थ बहस के लिए, जो कि विश्वविद्यालय में नहीं हो पा रहा है। किसकी तरफ था उनका निशाना, क्या कह रहे हैं वो? जेएनयू में एक पोस्टर सामने आया है कश्मीर की आजादी का। एक बार फिर से वही बवाल, जामिया में भी आग फैली है, वहां पर भी विरोध के नारे लगे हैं। पहले ये रिपोर्ट, फिर तमाम छात्र यहां पर हैं और सामने मेहमान चर्चा की शुरुआत करेंगे। रामजस विवाद के 10 दिन बीतने के बाद भी दिल्ली में छात्रों के मार्च का सिलसिला जारी है। आज बारी एसएफआई की थी। ये मार्च ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही केरल के कोच्चि में छठे केएस राजामुनि मेमोरियल लेक्चर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कैंपस के मौजूदा माहौल पर चिंता जताई थी। Each center of higher learning is expected to be the hub of intellectual exercises, free thinking, free exchange of views, free expression, which are essential to advance a nation. I cannot call a society civilized society if that society does not pay respect to its women. If women are brutalized, that society can never claim to be a civilized society. It is an uncivil society. राष्ट्रपति ने बगैर किसी विश्वविद्यालय का नाम लिए जब ये कहा तो सबकी ज़हन में डीयू और गुरमेहर विवाद तैर गया। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति ने बहस असहमति का बचाव किया है और शराफत की सलाह दी है। 20 साल की लड़की का मजाक उड़ाने वाले क्या उनके असभ्य मंत्री इससे सबक सीखेंगे? गौरतलब है कि जब गुरमेहर का ये वीडियो सामने आया था तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि किसी ने उसके मन को दूषित कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति की नसीहत का कोई असर होगा? नसीहत पर प्रतिक्रिया से साफ है, नेता पार्टी लाइन के हिसाब से ही मतलब निकालेंगे। यानी बोलने की आजादी है तो मतलब निकालने की भी आजादी है। आज तक ब्यूरो। तमाम छात्र यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा से ज्यादा आप सब मासकॉम के कितने छात्र हैं जो आगे पत्रकार बनना चाहते हैं? ये दिलचस्प है। बहुत यहाँ पर ऐसे छात्र हैं जो पत्रकारिता के स्टूडेंट्स हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ स्टेज पर हैं। आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। राजीव त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हैं, प्रोफेसर हैं। और दिनेश वार्ष्णेय जी जो कि राष्ट्रीय सदस्य हैं नेशनल सीपीआई के, वो हमारे साथ हैं और वो प्रोफेसर भी हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं तालियों के साथ। इन सबका स्वागत करने के बाद संबित पात्रा जी, राष्ट्रपति किसकी तरफ मुखातिब थे जब वो ये कह रहे थे कि स्वस्थ बहस तो होने दीजिए, क्योंकि किसी को डीयू में बुलाया गया, एबीवीपी के छात्रों को पसंद नहीं आया, बवाल खड़ा हो गया देश में। किसकी तरफ इशारा है राष्ट्रपति का? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रणाम। और उन्होंने 3 बातें कही जो कि बिल्कुल उचित है और हम सब उससे सहमत हैं। एक बात जो उन्होंने कही कि इंटॉलरेंस अर्थात वायलेंस का किसी प्रकार का स्थान किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होना, इससे हर कोई सहमत है। दूसरी बात उन्होंने कही कि डिसेंट जो हो, क्रिटिसिज्म जो हो, वो लेजिटिमेट हो। इलेजिटिमेट डिसेंट नहीं होना चाहिए। इलेजिटिमेट क्रिटिसिज्म अर्थात कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए, ये इलेजिटिमेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्रिटिसिज्म है, वो नहीं होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री पॉलिसी उसके ऊपर जो भी कहना चाहें, भिन्न भिन्न मत रख सकते हैं। तीसरी बात जो महामहिम जी ने कही और बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता और देशभक्ति, ये डिफाइन होना चाहिए और इसी के दायरे में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। इशारा किसकी तरफ था? देखिए इशारा मैंने जो सवाल पूछा उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। इशारा सबको है, एक संदेश दिया कि हाँ, इलेजिटिमेट क्रिटिसिज्म नहीं, देश को तोड़ने की क्रिटिसिज्म, देश को बांटने की क्रिटिसिज्म, ये
कहना कि बुरहान वानी एक रिवॉल्यूशनरी है, वो आतंकवादी नहीं है, ये लेजिटिमेट नहीं है। और हाँ, जो भी हम करें, संदेश एबीवीपी के छात्रों के लिए भी है। देखिए, मैं किसी एक के लिए नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कहीं भी वायलेंस हो रहा है तो ये उचित नहीं है, चाहे कोई भी कर रहा हो। वायलेंस के लिए हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में ही क्यों, कहीं भी कोई स्थान नहीं है। दिनेश वार्ष्णेय जी। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी विश्वविद्यालय में हिंसा की कोई जगह नहीं है, परंतु अगर विश्वविद्यालयों में वाद विवाद, ज्ञान, जांच के ऊपर जांच नहीं होगी तो कहाँ होगी? प्राइमरी स्कूल में। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा या कोई भी स्पीकर आके राष्ट्र विरोधी बात करता है तो वो एक राजनीतिक तौर पे गलत बात कर रहा है। उसका बेस्ट जवाब है कि उसको राजनीतिक तौर पे जवाब दिया जाए, पत्थर से नहीं, प्रोफेसर को पीट के नहीं, रॉड मार के नहीं। जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल सही बात है कि रॉड मार के, पत्थर से नहीं जवाब देना चाहिए। और जहां तक मैं जानता हूं कि पत्रक लिख के एबीवीपी के बच्चों ने जाके अप्रोच किया था और कैंसिल भी किया गया था उमर खालिद का एडमिनिस्ट्रेशन। वो नहीं आया वहां पे, फिर भी बवाल। मेरा जो अभी सर ने कहा, सर ने अभी जो कहा कि उसको बोलने देना चाहिए था, उसको राजनीतिक जवाब देना चाहिए था। मैं आपको यहाँ स्पष्टतः बताऊं कि जिस सेमिनार के लिए बुलाया गया था, उस सेमिनार का शीर्षक था प्रोटेस्ट, और उसमें जो उमर खालिद का बयान था, बयान ये था कि बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, वो एक क्रांतिकारी है और वो क्रांतिकारी भविष्य का पथ प्रदर्शक बनेगा। मैं सबसे पूछता हूं, उस पर किसी की अलग राय नहीं है संबित जी, वो सभी कह रहे हैं कि गलत था। तो वो खुद भी कह रहे हैं कि ऐसी बहस नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं जवाब का तरीका क्या होना चाहिए, पत्थर लाठी बोलने देना चाहिए था, उसका जवाब राजनीतिक तरीके क्यों बोलने देना चाहिए, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। और मैं सहमत हूं, पत्थर लाठी से कुछ भी नहीं। देखिए, आरएसएस के कार्यालय में केरला में अटैक हो गया कल, टाइम बॉम्ब फेंक के, कोई बॉम्ब फेंक के, जिससे लोग हताहत हो गए हैं। और न जाने कितने कार्यकर्ता हमारे बीजेपी और संघ के केरल में रोज मारे जा रहे हैं। वो भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश है वो 125 करोड़ लोगों के लिए है, और उसमें सभी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राजनीतिक दलों से ऊपर हैं और राष्ट्रपति हमारे महामहिम है। और उनका स्पष्ट संदेश है कि हिंसा का आदिकाल से भारतीय संस्कृति में कोई स्थान नहीं है और कोई स्थान होना नहीं चाहिए। जब राष्ट्रपति बोलते हैं, ये बोलते हैं कि 100 तरह की भाषाएं रोज हमारे जीवन में, भारत में उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। सारे धर्मों के प्रतिनिधित्व हमारे देश में है। सभी तरह की 10 कोस पे वाणी और पानी बदलती है देश में। ये सब पता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का संदेश बहुत क्लियर है, महामहिम का संदेश बहुत क्लियर है कि जो हिंसा करने वाले लोग बाग हैं। अभी केरल का जिक्र किया, केरल के माउथ पीस में केसरी में छापा गया बकायदा कि महात्मा गांधी की जगह जवाहरलाल नेहरू जी की हत्या कर देनी चाहिए थी। और केरल के ही एक संघ प्रचारक ने कहा है कि सीएम की हत्या पे 1 करोड़ रुपए क्या नाम उसका हम देंगे। तो इस तरह के बयानों का क्या, जो गुरमेर जी हैं, जो नौजवान लड़की वहां पे डीयू में पढ़ती थी, उन्होंने अगर एक बात कही कि मैं एबीवीपी पे सहमत नहीं हूं, तो जिस तरह से ट्रोलिंग की गई उनके लिए और उनका विरोध किया गया और केंद्र सरकार पूरी उनके पीछे पड़ गई, तो मेरा सरकार से एक सवाल है सिर्फ कि जब एनआईटी श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के छात्र भारत माता की जय बोल रहे थे, तब केंद्र सरकार ने पीडीपी की सरकार को रोकने का काम क्यों नहीं किया, जब पीडीपी की सरकार उन राष्ट्रवादी छात्रों पर राष्ट्रवादी छात्रों पर लाठीचार्ज करने का काम। राकेश सिन्हा जी, वैसे तो प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली की बात की थी, यूनिवर्सिटी की, ये केरल पहुंच गए। देखिए, मैं केरल पे जाने से पहले एक बात बता दूं कि राष्ट्रपति ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत ही अच्छा कहा है, और अब उन्होंने एक दार्शनिक तौर पर देश को बताने की कोशिश की कि विश्वविद्यालय परिसर में यदि हिंसा होगी, ना पढ़ाई होगी ना बहस होगी, और पढ़ाई और बहस दोनों होने के लिए संघर्ष होना चाहिए विश्वविद्यालय, लेकिन संघर्ष हाथापाई और पत्थरों से नहीं होना चाहिए। अब 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। आपने कर कौन रहा है ये संघर्ष, ये हाथापाई और पत्थर वाला संघर्ष कौन कर रहा है? परिभाषा पूछी तो मैं एक लाइन में परिभाषा बताता हूं। शहीद राजगुरु की जय कहना देशभक्ति है, आतंकवादी अफजल गुरु की जय कहना देशद्रोह है। और राजगुरु, और जो लोग राजगुरु के साथ हैं, राजगुरु उन सबको कहते हैं, वो सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी क्षेत्रों के लोगों ने जो देश की संप्रभुता के लिए शहादत दी है। देखिए, आजादी की लड़ाई सिर्फ आपने नहीं ली, लाखों, अंजना जी मैं एक लाइन पूरा कर दूं, आजादी की लड़ाई में मजदूर किसान के बेटे, जनरल डायर से मरने वाले मजदूर किसान के बेटे थे। उस आजादी को हम इतनी आसानी से नहीं खो दें। आज इतना शिक्षा नीति पर बहस हो, महंगाई पर बहस हो, नरेंद्र मोदी की सरकार पर बहस हो, उसकी जगह बहस क्या हो रही है? कश्मीर को इस देश में का हिस्सा है या नहीं है? तो पाकिस्तान से ही बहस कर लीजिए। यदि जेएनयू में यह बहस करनी है तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि को बुलाइए, कहिए कश्मीर ले जाओ,
मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। राजीव त्यागी जी, संबित जी भी बोलना चाह रहे हैं, दिनेश जी, लेकिन उससे पहले मीरा सान्याल हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की। मीरा जी, क्योंकि तमाम पार्टियां यहाँ पर होलिया देन दाऊ रुख अपना रही हैं कि किसी को पत्थरबाजी पसंद नहीं है, किसी को हिंसा पसंद नहीं है, सब चाहते हैं स्वस्थ बहस हो, लेकिन सही मुद्दों पर बहस हो। तो फिर आखिर ये परिस्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों आई, जिस पर राष्ट्रपति ने चिंता जाहिर की? और गुरमेहर का साथ देकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अनिल विज से लेकर कई मंत्री कहे जो गुरमेहर के साथ है वो देशद्रोही है, और आम आदमी पार्टी के लोगों ने ज्यादातर गुरमेहर का साथ दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए अंजना, मैं ये जैसे बहस सुन रही हूँ, मेरे राय में हमें दो चीज अलग रखनी चाहिए। गुरमेहर के खिलाफ बलात्कार की धमकी दी गई थी, दैट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। अलग से जो रामजस कॉलेज में हुआ था, जो एबीवीपी और आयसा के बीच में हुआ था, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ था। हाँ। मेरा ये कहना है कि जहां पर भी कानून कोई अपने हाथ में ले ले, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो रामजस कॉलेज में हो, चाहे वो केरल में हो। प्रॉब्लम आजकल ये हो रहा है कि अगर कोई अपने हाथ में कानून ले लेता है, और अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हो और वो पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, फिर वहां पर कोई कानूनी तौर पर कुछ नहीं करता। अगर तक वो रामजस कॉलेज के वीडियो देखें तो वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, एबीवीपी के जो प्रेसिडेंट है वो प्रोफेसर को धमका रहा है। गुरमेहर की बात छोड़ दीजिए, वो प्रोफेसर को कह रहा है आपकी ऐसी की तैसी मैं आपको देख लूंगा। अब ये क्या बात हुई? This is a simple law and order problem and it should be dealt with as a law and order problem. जो कोई भी गलत काम कर रहा हो, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो आयसा हो, चाहे वो आम गुंडा हो, आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, कानूनी तौर पर कार्रवाई ले लीजिए। पुलिस ने जानबूझ के आंख बंद रखी क्या? मैं इसका जवाब देता हूं। आपकी बात पर संबित जी का रिएक्शन लेते हैं। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। इसमें आप दो पक्ष रखिए। एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो मैडम ने अभी कहा, लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड, पुलिस ने किया नहीं ना सर, तभी तो परिस्थिति ऐसी बनी। 20 सेकंड दीजिए, मैं आपका उत्तर दूंगा। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, पैट्रियोटिज्म को जो रीडिफाइन करना है वो विषय चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में नहीं लेना है, चाहे वो उनकी पार्टी हो, मेरी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, इसमें तीनों लोग हम सहमत हैं। मगर जो पैट्रियोटिज्म को रीडिफाइन, मैं तो आज तक को बधाई देता हूं। कल किसी भी चैनल के चलाने से पहले आप लोगों ने जो पोस्टर की हकीकत है जेएनयू का, वो बार बार आपने दिखाया। देश ने देखा कि वहां डीएसयू, जो कि एक बहुत जानी मानी लेफ्ट की संस्था है, उन्होंने कश्मीर के फ्रीडम को मांगा है और वहां प्लेबिसाइट की बात की है। मैं आपको अंजना जी दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, हम तो यहां भाई भाई बैठे हुए हैं, एक ही देश के भाई हैं, यहां लड़ रहे हैं। कौन हंस रहा है आपको पता है? पाकिस्तान के जनरल बैठ के अपने ड्राइंग रूम में हमारे टीवी को देख के बोल रहे हैं हम क्यों पाकिस्तान इनसे लड़के कश्मीर ले, ये तो हम ही आपस में लड़के हमें कश्मीर थाली में सजा के दे देंगे। बताइए, ये पैट्रियोटिज्म है हमारे देश का। और उसके साथ एक आर्मी के जवान का वीडियो आया, वो रो रहा था बोलते हुए कि हम कश्मीर के लिए मर जा रहे हैं, और यहाँ लाखों लोग ऐसे खड़े हैं। शर्मिंदगी होती है जब ऐसा पोस्टर लेफ्ट सपोर्टेड पार्टी की तरफ से लगता है जेएनयू में। पहली तो बात तो अंजना जी, मैं आपको बता दूं कि डीएसयू जो ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में इसके 500 मेंबर भी नहीं होंगे, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं। इसलिए इसको इतना फिर भी ये जेएनयू में लगा देते हैं सर पोस्टर। उमर खालिद उन्हीं का मेंबर था, बता दूं मैं। फिर भी इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पर ये तो आप उससे समर्थन नहीं रखते ना, मतलब उससे सहमति नहीं है आपकी? रखते। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी को देने की इजाजत नहीं है। हर व्यक्ति इस देश में देशभक्त है, वो इस देश के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, इस देश की गरीबी झेल रहा है, बेरोजगारी झेल रहा है, महंगाई झेल रहा है, शिक्षा का निजीकरण झेल रहा है। नहीं, जो देश के टूटने की बात करता है उसको किधर रखेंगे आप? जो देश को टूटने की बात करता है उसको राजनीतिक रूप से जवाब दीजिए। डंडा देशद्रोही है या राष्ट्रभक्त है? डंडा नहीं, कुछ तो परिभाषा होगी ना सर, कहीं लाइन तो खींची जाएगी ना। एक बार मुझे बताइए, गुरमेहर ने किसी को डंडा मार दिया था, उसको गैंगरेप की धमकी दे दी, हो गया वो गिरफ्तार। देशद्रोह क्या एबीवीपी तय करेगी या पुलिस तय करेगी? और जो गुरमेहर कौर के साथ जो लोग खड़े हैं वो क्या सब देशद्रोही हैं? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। नहीं, गुरमेहर कौर खुद भी और उनके साथ जो लोग खड़े हैं कोई देशद्रोही नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, गुरमेहर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, जैसे आप हैं वैसे वो है। तो अनिल विज हरियाणा के मंत्री हैं सर, अनिल विज की बात से सहमत नहीं हूं। मैं उसी पार्टी के होते हुए बता दूं, आपने कितने दिग्विजय सिंह बना रखे अपनी पार्टी में सर? मैं आपको बता रहा हूं, आपने कितने दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के एक दिग्विजय सिंह थे, आपने कितने दिग्विजय सिंह बना रखे हैं? सहमत नहीं हूं, तो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से जवाब दे रहा हूं, वो हमारी बेटी है। मगर यहाँ आप बार बार गुरमेहर को हम डिबेट में लाके उसी को
परेशानी कर रहे हैं उनको आप शांति से रहने दीजिए। विचार पे मंथन हो रहा है। क्या पाकिस्तान को एब्जॉल्व कर देना चाहिए? क्या हमें यह कहना चाहिए कि पाकिस्तान गुनहगार नहीं है? जल्दी जो से आप दोनों आइडियोलॉजी से की बात है, मैं मानता हूं कि जिन लोगों की हत्या हुई है, मरे हैं हमारे सिपाही, पाकिस्तान के कारण ही मरे गई है। प्रताप सिम्हा जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने दाऊद से तुलना करने का काम गुरमेज जी का किया। क्या दाऊद से तुलना हो सकती है? उनसे भी सहमत नहीं रखते। एक छात्र मैं पूरा कंप्लीट कर बोलिए। कोई भी छात्र की मृत्यु होती है, जैसे रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, वो हमारे एसेट है। छात्र हमारे देश के एसेट ही हमारा भविष्य है। इनको सजैव कर रखना, इनको बेहतर जीवन देना, इनको बेहतर शिक्षा देना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। पहली बात सवाल मैं लेना चाहती हूँ, युवाओं के सवाल आने चाहिए। देखिए, बहुत स्पष्ट मैंने बताया। क्या देश में शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं नौजवानों को केंद्रित रख के कि रोजगार परक शिक्षा दी जा रही है कि सरकार की तरफ से? क्या सरकार ने नहीं कहा था? आपने बोल दिया। क्या सरकार ने नहीं कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का वादा? ठीक है, भटका रहे हैं, आपका पॉइंट यही है, भटका रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जितने भी मुद्दे हो रहे हैं उनको देख के ये नहीं लगता कि हम लोग लड़ते पहले हैं और समझते बाद में है? मुझे लगता है राकेश सिन्हा जी आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ बैठ जाइए, कि इस देश में भावना इतना अधिक उत्तेजित हो गया है कि रैशनलिज्म गायब हो गया, विवेक गायब हो गया है। और जो बयान आ रहे हैं, जब आदमी क्रोधित होता है तो विवेक और वाणी के बीच का संबंध टूट जाता है। और मेरी अपील यही है कि जो नौजवान हैं उनके चिंतन को हम आगे बढ़ाएं, इनके मासूम के का भविष्य हम खराब ना करें। हम विलेन बनना चाहते हैं इनके सामने, इनका आदर्श बनना चाहते हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि दोहरा मापदंड वे अपनाते हैं जो बुद्धिजीवी हैं। केरल में 300 लोगों की हत्या हुई। सुजीत नाम का लड़का था 26 साल का, माँ बाप के सामने, बूढ़े बाप के सामने हत्या कर दी गई। एक जयशेखर थे, 6ठी क्लास के छात्रों के बीच में उनकी काट किसी हॉरर फिल्म में भी नहीं दिखाया जा सकता है। वो टुकड़े टुकड़े कर जाएगा। वो सीपीएम के लोगों ने किया, तब अवार्ड वापसी गैंग के लिए असहिष्णुता नहीं है। यह दोहरा मापदंड चाहे मैं अपनाऊं या कोई, यदि मैं भी अपनाता हूं तो मैं निंदनीय हूं। एक दोनों इस देश में मैं अंतिम एक लाइन बोलूंगी, इस देश में लोग नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, लेकिन कोई महात्मा गांधी और विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण नहीं बनना चाहता है। इसलिए इस देश की ट्रेजेडी हो रही है। देखिए, जो आप केरल की बात कह रहे हैं, केरल में आरएसएस इस समय वायलेंस पे उतारू है और हम उस वायलेंस को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। उसका उदाहरण है, राजीव जी ने बताया, इनका एक जिला प्रमुख कहता है कि चीफ मिनिस्टर का जो गला ला के देगा उसको 1 करोड़ रुपए। मैं इसका उत्तर क्या है? देखिए, और बता दें फिर जवाब दे दूं। अनिल विज जी, इसको संक्षिप्त में खत्म करें क्योंकि मैं चाहती हूँ छात्रों के सवाल। 10 सेकंड संघ पर सवाल है। इनके अनिल विज जी सारे कम्युनिस्टों को 10 सेकंड में एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। एक व्यक्ति ने निश्चित रूप से कहा बिन लादेन की तरह समुद्र में फिकवाना चाहते हैं। मैंने क्या कहा? जो विरोधी उनको मैं अब जवाब दे दूं। राजीव जी, मैं 10 सेकंड जवाब दूं, चूंकि संघ पर सवाल है। इनकी बात को कौन मानेगा? आप लोग मुझे चुप, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। राजीव जी 10 उसके बाद बोलिएगा। मैं 10 सेकंड में, देखिए, मैंने पहले कहा कि क्रोध में वाणी और विवेक के बीच संयम टूटा, उस व्यक्ति का टूटा। लेकिन संघ की विशेषता देखिए, 1 घंटे नहीं लगा। मैं ही व्यक्ति था जिसमें निंदा की, संघ का लीडरशिप ने निंदा की, संघ ने डिसोसिएट किया। मैं कहता हूं यदि हमारे बीच कोई गलती करता है, गलती करने कोई भी कर सकता है। गांधी की हत्या के बाद सुन लीजिए। अब देखिए, फिर गांधी पे मत पहुंचिए। मानवीय विकास। अगला सवाल मीरा जी। लेकिन अंजना जी, केरल के मुख्यमंत्री स्वयं संघ के एक स्वयंसेवक की हत्या के गुनाहगार थे। जल्दी से बीच में नहीं बोलेंगे, गला भी खराब है आपका, मेरा भी खराब है। मैं सिर्फ इतना कहना जी, एक बात राजीव जी, मैं बोल दूं, प्लीज आप बार-बार बोल। नहीं, मैंने बोल 10 सेकंड। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के युवक बैठे हैं, 10 सेकंड में कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, भारत रहेगा तब ये बुद्धिजीवी और हम सब रहेंगे और डिबेट भी होगा। अरे भारत के ही 100 टुकड़े हो जाएंगे तो बुद्धिजीवी कहां रहेंगे, डिबेट कहां होगा, ये बता दीजिए आप। अंजना जी, मीरा जी, मैं ले रही हूँ आपका सवाल। मीरा ठीक है, इस सवाल पूछ लेते हैं, उसी पर रिएक्शन उनका लेंगे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब इलेक्शन का माहौल आता है तभी ऐसे मुद्दे क्यों उठते हैं? 9 करोड़ विद्यार्थी एजुकेशन पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जो वोटर हैं 18 साल से ऊपर 9 करोड़, एक सर्वे आया आज तक ने दिखाया था। तो ऐसा मुद्दा क्यों आता है जब इलेक्शन आता है तभी ऐसे मार बवाल? और आरएसएस की बात मैं करूंगा, आरएसएस भगवा झंडा की बात करता है और भारत मतलब कि हमारा जो झंडा है
उसे नहीं लहराता, अपने कार्यालय पे भगवा झंडे को लहराता है आज तक। क्यों, क्या कारण? आरएसएस का जवाब, गैस के बढ़ा दिए। अरे गैस कहाँ से, गैस कहाँ से आ गया? गैस में जवाब दीजिएगा। अभी ये सवाल इनसे, इनको जवाब देने दीजिए सर। इनके सवाल का भी आप जवाब दे देंगे, कैसे होगा? इस बार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं बता देता हूं आपका ये सवाल। पिछली बार बिहार में याद दिला, तो बिहार में याद है सर कौन सा मुद्दा था? असहिष्णुता, अवार्ड वापसी का आपने, और फिर लव जिहाद का मुद्दा उठाया। इलेक्शन के समय ये सब क्यों आता है? यही सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन के समय आपने ठीक कहा, ये सब अवार्ड वापसी गैंग, अवार्ड, गला खराब मेरा भी, अवार्ड वापसी गैंग सब बिहार के समय सक्रिय हो गए थे, अब यूपी के समय फिर से सक्रिय हुए हैं। तो मैं बार बार पूछता हूं, ये कौन सी गैंग है जो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आक्रमण करना चाहती है? दूसरी बात, उमर खालिद तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये तो इनका है, हमारा नहीं है। तो किसका है? अब देखिए दिनेश जी खुद ही मना कर रहे, नहीं है। ये उमर खालिद किसी का नहीं है, तो समर्थन क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रवाद पूरे देश को समझाने वाले संघ से उनका सवाल था, मुझे लगता है उसका जवाब आना चाहिए। इतने दशक लग गए तिरंगा फहराने। जी राष्ट्रवाद पूरे विश्व की रिसर्च, कौन कहता है इनका गला खराब? पूरे विश्व की रिसर्च है, पूरे विश्व की रिसर्च है। एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट एक साथ बैठता है, वो ये है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्लीज, एक बार मैं आपको बता दूं बेटा, भगवा झंडा का सवाल उठाया। एक तो हर संगठन का अपना झंडा होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा है, संघ का भगवा तिरंगा फहराते थे 15 जनवरी 26। सुन लीजिए सर, अगले में भी जाना है, सुन लीजिए, मैं बता दूं। तिरंगा झंडा जिस दिन कांग्रेस ने 1929 के दिसंबर में रिजोल्यूशन पास किया लाहौर में, 1930 में जब संघ एक छोटा संगठन था, अपनी शाखाओं में कांग्रेस को धन्यवाद देते हुए कि पूर्ण स्वराज्य अपनाया और झंडा फहराया किया। मेरी बात मैं बीच में 10 सेकंड बोलने का मौका दीजिए। ठीक है, आप बोलिएगा, लेकिन बीच में क्यों रोकते हैं? नो माय डियर सर, ये चिल्ला-चिल्ली मत कीजिए, मैं नहीं करूंगा। तो मैं मेरी बात सुन लीजिए। संघ ने किया, जदीद इतिहासकारों के मन में सुभाष चंद्र बोस तोजो का कुत्ता, इनकी पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता कहा। बिल्कुल नहीं कहा। पीपुल्स वार, सुन लीजिए, पीपुल्स वार नाम का एक मैगजीन निकलता था, जनयुद्ध, कम्युनिस्ट पार्टी की मैगजीन, उसके फ्रंट पेज पर तोजो का कुत्ता कहा गया। हम उस राष्ट्रवाद के साथ हैं जिसमें सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। एक आजकल ऐसे बहस से लोगों का विश्वास इसलिए उठ रहा है, लोगों का ऐसी बहस से विश्वास इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम पूछते हैं कि सर आपकी पार्टी ऐसे क्यों कर रही है, इनकी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इन्होंने आपसे सवाल पूछा सर, आपने सिर्फ कह दिया कि एक अपना फ्लैग, लेकिन तिरंगा को अब जाकर आपने लहराया ना, इतने बरस तक, इतने दशक तक, ये क्यों नहीं समझ में आया? अपनी बताइए। तिरंगा झंडा, जनगण मन और वंदे मातरम पर समस्या किसी, और केरल में किसने वंदे मातरम? फिर शुरू हो गया अगला सवाल। तिरंगा झंडा को हम सब दिन, अगला सवाल, इस पर जवाब, तिरंगा झंडा को 1930 से लेकर आज तक लगातार अंजना जी एक बात मैं भी कहूं। गुरमेहर ने बोला था कि वॉर हैज किल्ड हर फादर, नॉट पाकिस्तान और तो यस, बट सर अभी आपने भी कि भारत के टुकड़े कौन बांटना चाहता है? इवन पाकिस्तान के भी लोग हैं, वो यही चाहते हैं, पीस चाहते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिशियंस है जो ये मुद्दा हमेशा उठाते हैं, ना कि भारत। सर भारत के लोग, सर यहाँ भी बैठे और पाकिस्तान के भी लोग यही चाहते हैं कि सर दोनों के बीच में पीस हो, ना कि हमेशा लड़ाइयाँ होती रहे। सर अगर आप उनसे, उनके वहाँ के लोगों से भी आप बात करेंगे, वो भी यही चाहते हैं कि हम, सर मैं अभी आपकी बात भी करा सकती हूँ, सेम यही चीज कि वहाँ के लोग भी पीस चाहते हैं। सर कोई ये नहीं चाहता कि दोनों झगड़ा हो, ये सर कोई नहीं चाहता। अंजना जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब जाना चाहिए। राजीव जी आप भी जवाब दीजिएगा, मैं भी जवाब दूं। इस पर एक बार मीरा जी से रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। मीरा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, आप तमाम बच्चों को, उनके सवालों को, उनकी चिंताओं को सुन रही होंगी। मीरा जी आपका रिएक्शन उस पर। देखिए अंजना, पहले ये जो मैं दो सवालों का जवाब देना चाहती हूँ। पहला जो सवाल एक नौजवान ने उठाया था कि हम बोलते जल्दी हैं और समझते कम हैं। मेरे राय में इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसे हमारे जो रिज्जू साहब थे, उन्होंने पहले तो ट्वीट कर लिया, फिर वो कहते हैं कि मैंने ठीक से गुरमेहर का मैसेज में उनका संदेशा ही नहीं पढ़ा। तो आजकल ये हो रहा है कि हम लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं। और इस पर एक और भी ट्विस्ट है।
आप अगर सरकार से रजामंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जीडीपी का फिगर क्यों ना हो, चाहे वो नोटबंदी क्यों ना हो, चाहे वो एबीवीपी ने वहां पर दंगा किया उसके साथ आप सहमत ना हो, तो एकदम से आप देशद्रोही बन जाते हो, यू बिकम एंटी नेशनल। अगर आप उनके साथ सहमत नहीं सवाल तो मतलब जो भी बवाल। आप कहो आप मैं जवाब दे देता हूं। देखिए मीरा क्योंकि जी जो कह रही हैं मैं संबित दोनों- जी, सवाल मतलब बवाल। मैं उस लड़की का भी सवाल मैं करूंगा। बहन का भी जवाब दूंगा और मीरा जी का भी। पहली बात है, देखिए आपका सम्मान करते हुए अमन होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हम सबको नाज है, आपको भी नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये सबसे अमन पसंद देश है पूरे विश्व में। कभी भी, चाहे इनकी सरकार रही हो चाहे हमारी सरकार रही हो, इनकी सरकार के समय भी वो भी भारत सरकार थी, ये भी भारत सरकार है। भारत सरकार ने कभी भी लड़ाई शुरू नहीं की अपने तरफ से, हमेशा से ही हमने अमन के लिए आगे हाथ बढ़ाया। मगर छुरा घोंपने का काम पीठ में किसी ने किया है तो पाकिस्तान ने किया है। यह कहना गलत होगा कि पाकिस्तान अमन चाहता है और भारत के नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी को हो, वो अमन नहीं चाहते हैं, ये गलत बात। दूसरी बात, जहां तक मीरा जी ने कहा, देखिए मीरा जी से मैं सहमत हूं। मीरा जी जब कहती हैं कि सरकार के खिलाफ कहने से हम उनको देशद्रोही, बिल्कुल नहीं। आप तो प्रधानमंत्री को रावण कहते हैं, आप तो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं, शाम तक चूहा भी कह देते हैं और रात होते होते बिल्ली खरगोश सब कह देते हैं। कभी हमने कहा कि वो सब देशद्रोही हैं? नहीं। जो कश्मीर को कहेगा ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, जो कहेगा बुरहान वानी महान है, अफजल गुरु महान है, वो देशद्रोही थे, हैं और रहेंगे। का जिक्र आया इस बहस में। बुरहान वानी को पीडीपी अभी भी यही मानती है कि वो शहीद है, पीडीपी भी आतंकवादी नहीं मानती है, पहली बात। और बुरहान वानी के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के बाद पीडीपी ने की, जो इनका गठबंधन में है। दूसरी बात, ये पाकिस्तान और राष्ट्रवाद पे चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के जिन्ना की मजार पे कौन गया? अडवाणी जी गए। नवाज शरीफ साहब को अपने वोट टेकिंग सेरेमनी किसने बुलाया? मोदी जी ने बुलाया। इसके बाद जितने भी वाकये हुए, मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान गए। मानते हैं कि शांति के लिए गए। लाहौर बस यात्रा भी कराई गई, मुशर्रफ को बुलाया भी गया, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाया गया। आप ही की तरह इन्होंने भी किया, जो आप करते थे वही इन्होंने दोहराया। ठीक है, अगला सवाल, जो आप करते थे वही दोहराया। मैं कहना चाहता हूँ, जो आप किया करते थे। क्यों? जब आप पाकिस्तान जाते तब तो आप तो राष्ट्र प्रेमी हैं, और जब आप विपक्ष के बारे में बात करते हो आपको पाकिस्तान देखना चाहिए। जिस देश में काला धन मिटवाने के लिए नोटबंदी करानी पड़ती है और जिस देश में पीएम मोदी को हाथ जोड़ने पड़ते हैं सफाई के लिए, तो ऐसी जगह देशभक्ति क्यों नहीं दिखाई जाती? ठीक बात, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे पर टिप्पणी कर दूं। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि डीमोनेटाइजेशन के बाद आम लोगों ने सत्याग्रह करते हुए, कष्ट सहते हुए सरकार का साथ दिया, लेकिन विपक्ष हमेशा सरकार को कटघरे में खड़ता। क्या ये राष्ट्रवाद है कि 115 लोग बाग लाइन में मर जाएं और उस पर सरकार खामोश रहे? कहां से आप क्या ये राष्ट्रवाद है कि 0.6% जीडीपी नीचे हो जाए और 75,000 करोड़ का नुकसान हो जाए? क्या ये राष्ट्रवाद है? क्या ये राष्ट्रवाद है? पिछले कुछ सालों से किसी भी यूनिवर्सिटी का सामान्य, एक सेकंड प्लीज एक सेकंड संबित सर, आप सभी से सवाल है कि पिछले कुछ सालों से किसी भी यूनिवर्सिटी के सामान्य वाद विवाद को राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या ये चुनाव जीतने का रास्ता बन चुका है? इस सवाल का हमने इस पर चर्चा हमने कर ली थी। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।